प्रेजेंटेशन एक ही रहेगी आपके आंसर की, जो आप यूनिवर्सिटी में करते थे वो यहाँ पे नहीं चलेगी। हर किसी चीज़ को एक्सेप्ट ऑप्शनल। जीएस में क्या है कि जीएस में आप हर कोई चीज़ या तो पॉइंट फॉर्मेट्स में लिखोगे, अगर एनालाइज बोल रहा है यू हैव टू पुट योर ओन ओपिनियन एट द एंड। अगर कुछ और बोल रहा है इल्यूसिडेट रिगार्डिंग फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो आपको एक्सप्लेन करना है वो ये सब चीज़ें कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, हाउ इट्स इम्प्रूविंग आवर लाइफ्स, हाउ इट्स बिकमिंग ए डिसरप्टिव फोर्स, कैन इट डिस्प्लेस जॉब, कैन इट डिस्प्लेस ह्यूमन जॉब नेचर। ये सब चीज़ें आपको देखनी है। जो प्रेजेंटेशन है मतलब इट डज नॉट, जो वहाँ पे होता है एनालाइज, कमेंट, इल्यूसिडेट, इट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। वो आप किसी कंसल्टेशन से देखोगे कि किस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। एनालाइज जब लिखेगा उसमें आपको अपना ओपिनियन भी करना है। इल्यूसिडेट अगर होगा यू डोंट हैव टू पुट योर ओन ओपिनियन। स्कॉलर्स अगर आप कोट कर पा रहे हो आंसर में इट्स गुड। या कमेंट लिख रहा है, कमेंट अगर लिखेगा तो डायरेक्टली यू विल राइट पॉइंटर्स कि जैसे सोशो एक Assalamu alaikum. My name is Sheikh Saifullah. I have secured 20th rank in JKPSC CCE 2022. Presently I am working in J&K Bank. So this session will be interactive one. आपके questions में पहले थोड़ा बहुत डिटेल में कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, उसके बाद I will take your questions. ठीक है? तो कितना टाइम हो गया आपको प्रिपरेशन करते हुए? 6-7 months सबका? मतलब अप्रॉक्सीमेटली यू आर न्यू टू दिस प्रिपरेशन। सो क्या सोर्सेज आप फॉलो कर रहे हो? खुद की सेल्फ स्टडी में क्या कर रहे हो आप? NCERTs, बेसिक NCERTs, वो दैट इज़ अ गुड सोर्स फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो एग्जामिनेशन का पैटर्न आप सबको पता है क्या? वो आपको पता है, हाँ। बट द थिंग इज़ दैट कि मतलब आपको जो 6-7 months से पढ़ाई कर रहे हैं, एनी आइडिया कि कभी तक अभी आंसर राइटिंग आपने कुछ की है? तो मसला ये है कि I have given 2 attempts of JKPSC, one in 2021 and another in 2022. 21 में जो मेरी मिस्टेक्स हुई थी वो आपके साथ में शेयर करूँगा, जो लूप होल्स रहे थे। तो मैं क्या करता था, आई यूज़ टू स्टडी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। मेरी जो प्रायोरिटी होती थी कि मैं जितना कर पाऊँ स्टडी उतना हो सके, बट आई डिडंट राइट एनी आंसर्स। दैट इज़ द मेजर लूप होल जो हर किसी स्टूडेंट में रह जाता है। हम क्या करते हैं, वी आर ग्रास्पिंग थिंग्स, या चीज़ों को हम रट लेते हैं, रॉट लर्निंग और समथिंग एल्स व्हाट वी कॉल इट। लेकिन जो मेन फोकस होता है आंसर राइटिंग्स पे नहीं होता है। पहली जो स्टेज है प्रीलिम्स, नाउ इट हैज़ बिकम मोर ऑफ ए डायनामिक थिंग। इसमें मतलब आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है, CSAT लेवल बहुत हाई लेवल की हो रही है, और जो GS पेपर आ रहा है, GS1 पेपर, इट्स ऑल्सो बिकमिंग वेरी रियलिस्टिक। बहुत डायनेमिक चीज़ें पूछ रहे हैं। तो बात क्या है कि प्रीलिम्स अब JKPSC की इट्स नाउ मोर ऑफ ए लक देन हार्ड वर्क, क्योंकि वो सोर्सेज जहाँ से वो क्वेश्चंस फॉर्मुलेट कर रहे हैं, दे हैव टेकन एडवाइस फ्रॉम UPSC एज पर माई ओपिनियन। तो उसी बेसिस पे मतलब जो पहले होता था JKPSC का 2018 में या 16 में होता था, उसमें 1 लाइनर्स क्वेश्चन आते थे। इट वाज जस्ट लाइक कि जैसे SSB का पेपर है वैसे ही प्रीलिम्स होता था। लेकिन अब प्रीलिम्स बहुत डायनेमिक हो गया है। तो CSAT पे जितना आप फोकस करोगे, उस वजह से जो ये प्रीलिम्स का पैटर्न रिसेंटली चेंज हुआ है, कट ऑफ अब बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। ठीक है, तो CSAT पे भी आप फोकस करोगे। पिछली बार क्या हुआ था, जिनका CSAT क्वालिफाई था, दे वेर एबल टू गेट इनटू द मेंस। इस बात पे आप ख्याल रखोगे।
और आप क्या करोगे कि न्यूज़पेपर रीडिंग आप करते हो? किस पेपर की रीडिंग करते हो आप? इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू, दोनों में से कोई भी चीज़। उसके बगैर आप जो अपना टाइम है वो यूटिलाइज प्रॉपरली करोगे। वो कैसे आप करोगे यूटिलाइज प्रॉपरली? शाम में हर डिफरेंट चैनल्स है, जैसे बायजूस डीएनए है या राउस डेली न्यूज़ एनालिसिस है। यहाँ पे तो किसी इंस्टीट्यूट का वैसा एनालिसिस नहीं है। वो क्या करते हैं, दे कंपाइल थिंग्स, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है न्यूज़ में होती है, उसका कंपाइलेशन उसका लेक्चर दे देते हैं, ठीक है। उसमें आप कोई ना कोई पॉइंट यू विल लर्न फ्रॉम दैट। और उसके बाद क्या है कि वो आप देखा करोगे, 1 घंटे का होता है या 45 मिनट्स, यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम इट, क्योंकि उसमें वो इन डेप्थ जो भी टॉपिक होता है उसके बेसिक्स पे भी वो जाता है, राउस डीएनए या बायजूस डीएनए। क्योंकि आजकल अब स्टैटिक पोर्शन पे उतना इम्पोर्टेंस नहीं है कि मैंने अब वो बुक पढ़ ली या ये बुक पढ़ ली, आई विल गो थ्रू द एग्ज़ाम। जैसे 16 या 14 में क्या होता था, अगर ल्यूसेंट आप पढ़ लेते यू वुड बी एबल टू क्वालिफाई प्रीलिम्स। लेकिन अब ट्रेंड पूरी चेंज हो गई है फ्रॉम 2021 ऑनवर्ड्स। दे आर फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चंस यूजिंग करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक पोर्शन ऑल्सो। स्टैटिक पोर्शन के लिए आप एनसीईआरटीज़ कंसल्ट करोगे। उसका ये रीज़न है कि गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ का गवर्नमेंट अगर क्वेश्चन फॉर्मुलेट करेगी, व्हाई विल दे कंसल्ट एनी रेफरेंस बुक? जस्ट गिव मी दिस आंसर। रेफरेंस बुक्स का हाइप होता है कि वो पढ़ लो, लक्ष्मीकांत पढ़ लो, स्पेक्ट्रम पढ़ लो, और लेकिन स्पेक्ट्रम इज़ द वर्स्ट सोर्स टू हैव, क्योंकि उसमें कोई कोहेरेंस नहीं है। इट इज़ ऑल फैक्चुअल थिंग। इट इज़ गुड फॉर प्रीलिम्स, लेकिन चीज़ यह है कि यू हैव टू रेफर टू द एनसीईआरटीज़। आई हैव सीन पीपल, आई वाज इन हमदर्द स्टडी सर्कल, वहाँ पे मैंने देखा है कि बच्चों ने यूपीएससी क्वालिफाई किया है ओनली बाय रीडिंग एनसीईआरटीज़। और एनसीईआरटीज़ में वो वहाँ से क्वेश्चन निकालेंगे जहाँ आपकी नज़र भी नहीं होगी। सो बी अवेयर अबाउट एनसीईआरटीज़, ठीक है। उसके बाद हम प्रीलिम्स और सी सैट आप अच्छे से पढ़ लो, जो मतलब प्रीलिम्स के 1 या 2 महीने पहले उस पर फोकस करो। बहुतों को लगता है कि वी आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, वी आर फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, या मैथमेटिक्स हमने पढ़ा है, वी विल बी एबल टू क्वालिफाई इट। लेकिन अब सी सैट लेवल भी बहुत हाई हो गया है, उसका लेवल भी हाई हो गया है। टेक एग्जाम्पल ऑफ यूपीएससी, फ्रॉम पास्ट 2-3 ईयर्स सी सैट इज़ बिकमिंग वेरी एग्रेसिव इन नेचर, ठीक है। या जेकेपीएससी का भी सी सैट लेवल ठीक ठाक होता है। दिस इज़ अबाउट प्रीलिम्स। उसके बाद हम आते हैं मेंस पे। जो मेजर प्रॉब्लम एस्पिरेंट्स करते हैं कि दे गो इनटू डिफरेंट सोर्सेस, लेकिन आंसर नहीं लिखते हैं। आंसर मतलब 20 क्वेश्चंस विल बी देयर इन जीएस पेपर, यू हैव टू कंप्लीट दोज 20 क्वेश्चंस इन विद इन 3 मिनट्स, विच मीन्स कि मतलब अगर हम ऊपर से सुपरफिशियल एनालिसिस करेंगे, जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें 7 मिनट आपको मिल रहे हैं, यू विल गेट 7 मिनट्स फॉर दैट। और जो बाकी 15 मार्क्स के हैं अकॉर्डिंगली आप डिवाइड कर लो कि कितने, मतलब 7 × 10, 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस होता है, और उसके हिसाब से बाकी का भी, मतलब इट शुडंट टेक मोर देन 10 और 11 मिनट्स फॉर 15 मार्क्स क्वेश्चन, तब जाके आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम रहती है मेंस में बच्चों के, वो इस वजह से रहती है क्योंकि पीपल आर रनिंग आफ्टर लर्निंग थिंग्स। वो चीज़ें रॉट करते हैं, वो ग्रैस्प करते हैं चीज़ों को, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे डोंट राइट आंसर्स, जो मेजर लूप होता है। तो आंसर राइटिंग के मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। पहले आंसर राइटिंग में ये चल रहा है, answer writing. My handwriting is not good, so I hope you will be able to understand it. ठीक है। आंसर राइटिंग जैसे 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आप क्या करोगे, पहले इंट्रोडक्शन, ये बेसिक है, इंट्रोडक्शन ऑफ 1 और 2 सेंटेंसेस, नॉट मोर देन दैट, ये मान लो आपका इंट्रोडक्शन है। उसके बाद आपकी बॉडी आ जाती है, ठीक है, आंसर की,
इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके रिलेटेड आप दोगे, लास्ट में आप कंक्लूजन करोगे, ठीक है। अब मैं इसको एग्जाम्पल से बताता हूँ कैसे क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल रिवोल्ट ऑफ 1857 पे आपको कुछ क्वेश्चन आता है हिस्ट्री में से। अगर आपको कुछ ओपिनियन पता है वेरियस स्कॉलर्स का कि कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, डिज़राइली ने क्या कहा था, यू कैन जस्ट राइट दैट इनटू इंट्रोडक्शन। जब आप कोट किसी स्कॉलर को करोगे, कार्ल मार्क्स इज अ स्कॉलर, डिज़राइली वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम एट दैट टाइम, इट विल गिव एन इम्प्रेशन टू एग्जामिनर, ठीक है, कि बच्चे को कुछ पता है। उसके बाद वो पूछेगा आपको कि रिवोल्ट ऑफ 18, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे फॉर्मुलेट क्वेश्चन कर रहा हूँ कि 1857 का रिवोल्ट जो है इसके बारे में क्या ओपिनियन है। इंट्रोडक्शन के बाद अब बॉडी है, एक ही फ्लो में आप नहीं जाओगे आंसर में। प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप आंसर्स 11th 12th या मतलब 10th में लिखते थे वो यहाँ पे नहीं चलेगी। यू शुड यूज़, मतलब जो मेरे लिए काम हुआ, जो मेरे जिस चीज़ से मैंने स्कोर अच्छा किया, आई कुड क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, वो ये था। या मतलब आप अगर यूपीएससी टॉपर्स की भी देखोगे आंसर बुकलेट, वो या तो पॉइंटर फॉर्मेट में आंसर्स लिखता है 1 2 3, ठीक है, या क्या करते हैं बॉडी में कोई डायग्राम, फ्लो डायग्राम, यहाँ पे आप लिखोगे जैसे रैशनल या मतलब ओपिनियंस अबाउट 1857 रिवोल्ट, फिर यहाँ से आप डिफरेंट पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन जो है, इस प्रेजेंटेशन की वजह से आपको क्या होगा, टाइम भी आपका बचेगा एंड इट विल बी वेरी कैची। जो कि एग्जामिनर है उसका काम आपको आसान करना है। अब कोई बंदा है, जो हम यूजुअली करते हैं यूनिवर्सिटी लेवल्स में, हम आंसर को कैसे लिखते हैं, पैराग्राफ्स में लिखते हैं, ये पैराग्राफ देन दिस पैराग्राफ, वो पढ़ेगा नहीं आपका आंसर। पहले 4 क्वेश्चंस, पहले जो एग्ज़ाम में मेंस में पहले 4 to 5 क्वेश्चंस है, दे आर ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। उन पे अगर आप स्ट्रेच टाइम करोगे इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जब एग्जामिनर उस चीज़ को देखता है कि नहीं, पहला क्वेश्चन ही इज़ गोइंग थ्रू द पेपर, वहाँ पे आपने किसी स्कॉलर को कोट किया है, उसको लगता है कि नहीं, मतलब यू आर प्लेइंग ए साइकोलॉजिकल गेम विद द एग्जामिनर, कीप दिस इन माइंड। पहला क्वेश्चन है, आपने यहाँ पे स्कॉलर को कोट किया, उसको इमेजिनेशन में आ जाता है कि बंदा जानता है चीज़ों को, उसको ही इज़ अवेयर अबाउट थिंग्स। उसके बाद अगर आप पहले क्वेश्चन को पॉइंटर फॉर्मेट में लिखोगे, गुड, लेकिन एक ही प्रेजेंटेशन हर किसी क्वेश्चन में नहीं करनी है। अब देखो कोई और क्वेश्चन है जिसमें 2-3 पार्ट्स है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, हाउ यू विल अप्रोच इट। पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, ठीक है, उसके बाद जो पहला पार्ट होगा उसको एड्रेस करोगे बाय यूजिंग फ्लो डायग्राम्स। डिब्बे में कुछ लिखोगे, मतलब व्हाट दे हैव आज, जैसे G20 के बारे में, G20 प्रेसिडेंसी के बारे में मान लो क्या है, व्हाट इज़ G20 अबाउट, वो अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन होगा वो आप यहाँ पे एड्रेस करोगे। फिर उसके बाद कुछ और पार्ट होगा उसका, वो आप डिफरेंट फॉर्मेट में एड्रेस करोगे, मतलब फ्लो ऑफ थिंग्स शुड बी डिफरेंट, इट शुड बी कैची, ताकि एग्जामिनर के लिए काम आसान हो जाए एंड इट विल फेच मार्क्स फॉर यू डेफिनेटली। और अगर आप इस अप्रोच से जाओगे, पैराग्राफ अप्रोच से, एक तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, यू वोंट बी एबल टू कंप्लीट योर पेपर। तो ये जो है यू विल लर्न, जैसे बहुत सारे टॉपर्स है यूपीएससी के, यू विल लर्न दीज थिंग्स फ्रॉम दोज पेपर्स, आंसर बुकलेट्स। अनुद्रीप ध्रुव शेट्टी है, वो 2017, हिज जर्नी इज़ अ वेरी लॉन्ग वन, लेकिन क्या है कि जो उसके, या वो है विशाखा यादव का एथिक्स, वो आप देखोगे कि उनने कैसे केस स्टडीज़ फॉर्मुलेट की है। इंट्रोडक्शन में वो क्या करती है, केस स्टडी का अगर जो है उसका निचोड़ वो इंट्रोडक्शन में लिखती है। फॉर एग्जांपल प्रोहिबिशन के रिलेटेड है कोई केस स्टडी, किसी गांव में कुछ प्रोहिबिशन है, मतलब अल्कोहल बहुत ज़्यादा चल रहा है, शी विल कोट आर्टिकल 44 ऑफ डीपी और डीपीएसपी, जो भी है 47 और 44, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर एट दिस टाइम, उसमें वो पहले वही लिखेगी। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, चीज़ें कैची हो जाएंगी, तो दैट विल फैच यू अ गुड मार्क्स। तो मेरा पॉइंट यही है कि दिस इज़ अबाउट फॉर्मेट ऑफ आंसर राइटिंग। जो मेजर एस्पिरेंट्स मिस करते हैं वो ये है कि आंसर्स नहीं लिखते हैं। अगर आप पढ़ रहे हो बट यू आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस इट,
दिस एग्ज़ाम इज़ ओनली अबाउट रिप्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। जो आपने सीखा है, हाउ यू विल राइट और हाउ यू विल प्रेजेंट इट, और जो टाइम आपको दिया जाता है उस टाइम में कैसे आप लिखते हो। और जो ये आप माय सजेशन वुड बी कि आप कोई टेस्ट सीरीज़ मेंस, मतलब नॉट एट दिस स्टेज, ओनली यू आर इनटू दिस प्रिपरेशन फ्रॉम पास्ट 2 और 3 मंथ्स। जब टाइम हो जाएगा और टाइम हो जाएगा, यू विल बी नोइंग अबाउट वेरियस थिंग्स। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप एक ग्रुप बना लो, मतलब एक्ट एज ए पार्टनर्स। हर किसी की डिफरेंट स्टोरी होती है। पार्टनर इन व्हाट सेंस कि मतलब ये दो बंदे हैं, वो सुबह उसको क्वेश्चन भेजेगा, लेट्स राइट आंसर ऑन दिस थिंग। फिर इवेलुएट करो एक दूसरे के बाद, मतलब जब नॉलेज लेवल उस स्टेज पे पहुंचेगी, देन स्टार्ट इवेलुएटिंग वन अनदर्स आंसर, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। और ये जो एग्ज़ाम है, इट्स ऑल अबाउट मेंस। प्रीलिम्स इज़ नाउ बिकमिंग ए मोर ऑफ ए लक एंड चांस, क्योंकि प्रीलिम्स में आप जो क्वेश्चंस देखोगे वो दे आर नॉट नाउ फ्रॉम एनी स्पेसिफिक बुक, दे आर चेकिंग योर नॉलेज, एनालिटिकल स्किल्स, कि कैसे ऑप्शंस भी देखो आप आजकल कैसे डिवाइस हो रहे हैं, जो पहले नहीं होते थे। 2017, 18, 19 में वैसे आंसर ऑप्शंस नहीं होते थे। 1, 2, 3 पार्ट्स देगा, फिर उसमें लिखेगा ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3। पहले होता था ऐसे 1, 2, 1, 2, 3, मतलब 1, 2, 3। आपने पेपर्स देखे हैं इस बार के, या प्रीवियस पेपर्स देखे हैं? जो ऑप्शंस होता है वो भी अब चेंज हो रहा है। सो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट इट। जैसे गेम चेंज हो रहा है, वैसे ही आपको भी मतलब इनकलकेट करनी है चीज़ों को। बाकी टेस्ट सीरीज़ जो है वो लगाओ आप फ्रॉम एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर टेस्ट सीरीज इज़ अवेलेबल, गो विद इट। तो उससे क्या होगा, इवैल्यूएशन जैसे होगा, मेंस में आप फेच करोगे अच्छे मार्क्स। उसके बाद फिर इंटरव्यू है। इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट 250 मार्क्स, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि जो जीएस जो मेंस है, इट्स 250 इंटू 7, 1450 अप्रॉक्सीमेटली, कुछ ऐसा ही है उसके मार्क्स। GS1, GS2, GS3, it's 1000 marks, essays of 250 marks, 1250, and then optional 1250 plus 750 approximately, हाँ। और इंटरव्यू 250 मार्क्स का है। एंड आउट ऑफ 1750 इफ़ यू आर एबल टू गेट 800 प्लस, मान लो उस साल का कट ऑफ हो जाता है, ठीक है, या उससे अच्छा अगर आपको मार्क्स आते हैं 900 प्लस, यू विल बी एबल टू गेट थ्रू दिस एग्जामिनेशन। तो मेरा पॉइंट यह है कि मेंस पे आप फोकस करो जितना जल्दी हो सकता है। स्टार्ट राइटिंग आंसर्स एज सून एज पॉसिबल। अगर दिन में आप एक ही आंसर लिखते हो, गेट इट इवेलुएटेड फ्रॉम एनी पर्सन। आप लिखते हो, उससे इवेलुएट कर लो, वो लिखता है, उससे इवेलुएट, वाइस वर्सा, या किसी फैकल्टी मेंबर से या किसी टीचर से, या टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करो। अभी आप टेस्ट सीरीज़ नहीं लिख पाओगे क्योंकि अभी प्रिपरेशन में उतना टाइम नहीं हुआ है। तो दिस इज़ माई सजेशन फॉर यू। सो आई विल टेक questions from you, any questions regarding anything? Sorry? जी 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 जी। प्रेजेंटेशन एक ही रहेगी आपके आंसर की, जो आप यूनिवर्सिटी में करते थे वो यहाँ पे नहीं चलेगी। हर किसी चीज़ को एक्सेप्ट ऑप्शनल। जीएस में क्या है कि जीएस में आप हर कोई चीज़ या तो पॉइंट फॉर्मेट्स में लिखोगे, अगर एनालाइज बोल रहा है यू हैव टू पुट योर ओन ओपिनियन एट द एंड। अगर कुछ और बोल रहा है इल्यूसिडेट रिगार्डिंग 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, तो आपको एक्सप्लेन करना है वो ये सब चीज़ें कि 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, how it's improving our lives, how it's becoming a disruptive force, can it displace job, can it displace human job nature,
ये सब चीज़ें आपको देखनी है। जो प्रेजेंटेशन है मतलब इट डज़ नॉट जो वहाँ पे होता है एनालाइज, कमेंट, इल्यूसिडेट, इट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। वो आप किसी कंसल्टेशन से देखोगे कि किस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। एनालाइज जब लिखेगा उसमें आपको अपना ओपिनियन भी करना है। इल्यूसिडेट अगर होगा यू डोंट हैव टू पुट योर ओन ओपिनियन। स्कॉलर्स अगर आप कोट कर पा रहे हो आंसर में इट्स गुड। या कमेंट लिख रहा है, कमेंट अगर लिखेगा तो डायरेक्टली यू विल राइट पॉइंटर्स कि जैसे सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स है, ठीक है, उसमें लिखेगा कि कमेंट के व्हाट वाज द पॉजिटिव इम्पैक्ट, या कोट देगा वहाँ से आपको वो क्वेश्चन में किसी जर्नलिस्ट का, किसी स्कॉलर का, अकॉर्डिंगली इट विल से कमेंट ऑन दिस थिंग, ठीक है। तो आपको पॉइंट्स में लिखना है। अगर अब लिखेगा क्रिटिकली कमेंट, क्रिटिकली मतलब आपको क्रिटिसिज्म भी इस चीज़ का लेना है। सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं उसके हमें पॉजिटिव्स भी लिखने हैं, उसमें नेगेटिव्स भी लिखने हैं। पॉजिटिव्स क्या थे वो आपको लिखने हैं, नेगेटिव्स क्या थे कि वुमेन के रिलेटेड जो अफेयर्स है वो ज़्यादा टच नहीं हुए, या मतलब अमेरिकन रेवोल्यूशन का है, अमेरिकन रेवोल्यूशन या ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन है, उसमें क्रिटिकली कमेंट में आप नेगेटिव्स लिखोगे। जो बिल ऑफ राइट्स थी दे नेवर मेंशन्ड अबाउट राइट्स ऑफ वुमेन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सब चीज़ें हैं। और कुछ पूछ लीजिए जी। पॉइंट फॉर्मेट में आपको सिंपल लिखना होता है कि क्या कोई क्वेश्चन अगर मिल सकता है आई कैन एक्सप्लेन इट इन अ बेटर फॉर्मेट। ऐसे मुझे क्वेश्चन के बगैर नहीं। हाँ, डिक्लाइन ऑफ आईवीसी, ठीक है। जैसे डिक्लाइन ऑफ आईवीसी के बारे में आप डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको क्वेश्चन बोल रहा है। अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल से हो या कोई यहाँ पे हिस्ट्री ऑप्शनल से है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारी थ्योरीज है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी है मोर्टिमर व्हीलर की, डिफरेंट स्कॉलर्स हैव पुट डिफरेंट थ्योरीज। तो आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन में वही लिखोगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद पॉइंट फॉर्मेट में 150 वर्ड्स आपके आ जाएंगे। आपको उतना इलेबोरेट नहीं करना है, एक सेंटेंस लिखना है ऑफ 7 to 8 वर्ड्स। एंड इफ़ इट्स पॉसिबल इन पेपर 4 राइट एग्जाम्पल्स ऑल्सो। जैसे वो लिखेगा कि इंटीग्रिटी पे कुछ लिखो, आप इंटीग्रिटी पे लिखोगे कि क्या ये वैल्यू, दिस वैल्यू एनकम्पासेस दिस थिंग, देन यू कैन राइट एन एग्जाम्पल हियर, एग्जाम्पल ऑफ प्रशांत नायर, ठीक है। या कुछ क्वेश्चन है रिगार्डिंग इनोवेशन। इनोवेशन में आप क्या लिखोगे, आर्मस्ट्रॉन्ग पामे करके एक सिविल सर्वेंट था। ये एग्जाम्पल्स आपको पता होनी चाहिए। यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस, स्पेशली विद रिगार्ड टू पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। आई विल डिस्कस अबाउट दिस पेपर 4। इसमें क्या होता है, 120 मार्क्स दैट इज स्पेसिफिक टू कोटेशंस, और कुछ एथिक्स की टर्म्स होंगी उस पर एक्सप्लेन करना होगा। करप्शन पे बोलेगा आपको एक्सप्लेन करो, ठीक है। एंड देन इट्स केस स्टडीज। पेपर 4 में क्या मैंडेटरी है कि यू शुड बी एबल टू पुट एज मच ऑफ एग्जाम्पल्स एज देयर आर। कोई चीज़ लिख रहे हो उसके बारे में, करप्शन के बारे में आप लिख सकते हो कोई भी एग्जाम्पल, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स या स्कीम जो है, प्रगति पोर्टल, दिस पोर्टल, दैट पोर्टल, ठीक है। दिस विल फैच यू मोर मार्क्स। दिस इज रिगार्डिंग आंसर राइटिंग। फिर जो पेपर 1 है, पेपर 2 एंड पेपर 3, जो मैं अभी एम्फेसिस इतना क्यों कर रहा हूँ टेस्ट सीरीज पे या मतलब आंसर राइटिंग पे, आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस यू विल बी ओनली अवेयर अबाउट 15 क्वेश्चंस, 15 और मैक्सिमम 17 क्वेश्चंस, ठीक है। या कभी ऐसा भी होता है कि पेपर में कि आपको सिर्फ 10 या 12 क्वेश्चंस पता होंगे जो आपने पढ़े होंगे लिटरली, मतलब जो सुबह से 24 या 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे जो बंदा पढ़ता है,
ही विल बी अवेयर अबाउट 16 और 17 क्वेश्चंस एट मैक्स, अगर उसने कितने भी सोर्सेज पढ़े होंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे उनका कुछ आइडिया ही नहीं होगा आपको। तो आंसर राइटिंग उसमें इस चीज़ की काम आती है, यू विल बी एबल टू फॉर्मुलेट दोज आंसर्स देयर। जब आप टेस्ट सीरीज लिखोगे आपको वहाँ पे भी ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, देन यू हैव टू प्ले विद योर वर्ड्स। ठीक है, पिछली बार मेंस में आया था पाकिस्तान का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन प्रोग्राम पेपर 2 में। आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट, मैंने पढ़ा ही नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता थी। सो मैंने क्या किया उसमें, जो मुझे एरियाज़ पता थी कि क्या होने वाला है, NSA नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी इंडिया का प्रोग्राम, मैंने जो डॉक्ट्रिन है वो यूज़ किए थे। एंड देन आई एम्फसाइज्ड ऑन द रिपोर्ट्स ऑफ इंडियन एटॉमिक IAEA, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। सो द पॉइंट इज़ दैट राइटिंग आंसर्स विल प्रोवाइड यू ए ब्रॉडर माइंड सेट कि कैसे वो क्वेश्चंस हमें टैकल करने हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। ठीक है, दिस इज रिगार्डिंग आंसर राइटिंग। एनी क्वेश्चंस? सर आपने कहा शायद आप जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन जी, तो आपने कैसे टाइम मैनेज किया? हमसे तो होता नहीं है। आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस स्टडी कर रहा हूँ। कितना टाइम हो गया आपको? अराउंड 1 मंथ। अराउंड 1 मंथ। हाँ, देखिए क्या है कि मैं इसके बारे में आपको कुछ बोलता हूँ। ये एग्ज़ाम, दिस इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। Take the example of UPSC. How many people sit there? It's around 10 lakh people approximately for prelims. How many get through for mains? It's around 10,000 approximately. ठीक है, पोस्ट होते कितने हैं फॉर मेंस? पोस्ट होते कितने हैं? 800, मतलब एट मैक्स हम लेते हैं कि 800 होता है। दे आर नाउ डिक्रीजिंग, किसी साल कम हो रहा है, किसी साल ज़्यादा हो रहा है। तो chances of getting into this exam is very low. So the thing is that कि अगर आप 1-2 साल utmost dedication के साथ दोगे, it's more than sufficient. उस 1-2 साल में क्या करोगे आप? You will cover your static portion. Static portion में आप NCERTs को कवर करोगे। उसके बाद जो रेफरेंस बुक्स है, अगर आपको लगता है कि मेरी प्रिपरेशन सफाइश नहीं हो रही है या मेंस में मैं कैसे आंसर लिखूं, NCERT से सफाइश नहीं हो रही है, तो यू विल कवर द रेफरेंस बुक्स। ठीक है, 2 साल में अगर होता है आपका, या मतलब 3 साल एट मैक्स, इट्स गुड, वेल एंड गुड। अगर नहीं होता है, इट्स इम्पॉर्टेंट, मतलब एज पर माई ओपिनियन, टू हैव अनदर प्लान। प्लान बी इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, क्योंकि एग्ज़ाम ऐसा डिज़ाइन किया गया है, नॉट एवरीवन विल मेक इनटू इट। बहुत सारे फेलियर्स भी होंगे, बट द थिंग इज़ दैट दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें भी है, यू कैन, मतलब, बट द थिंग इज़ दैट जो आपको आइडियाज़ मिलेंगे इस एग्ज़ाम से, टेक फॉर एग्जांपल कोई कॉमन इंसान है, will he be able to know about the government schemes regarding entrepreneurship? हाँ, नहीं पता होगी ना। या स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के बारे में उसको पता होगी। सो यू आर एट एन अपर एज, मतलब जिसको बोलते हैं कि दिस एग्ज़ाम मेक्स एन इंडिविजुअल एज ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि उसको हर किसी सब्जेक्ट के बारे में पता लग जाती है। ही एनकम्पासेस ईच एंड एवरीथिंग, सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स है, इकॉनमी में क्या प्रॉब्लम्स है, एंड अदर थिंग्स। ठीक है, तो रिगार्डिंग प्लान भी आप, मतलब जो है आपका क्या बैकग्राउंड है, उसी अकॉर्डिंग आप डिवाइस करोगे अपनी स्ट्रैटेजी। अगर 1-2 साल में होता है, वेल एंड गुड। जो आज के स्टूडेंट्स हैं, दे आर वेरी फॉर्चुनेट। क्यों? क्योंकि JKPSC जो एग्ज़ाम था वो 2 साल 3 साल बाद होता था। फ्रॉम पास्ट 3 years, थैंक्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ J&K,
नाउ द एग्ज़ाम इज़ गोइंग आफ्टर एवरी ईयर. 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, 2023 में एग्ज़ाम हुआ था. इस बार कम पोस्ट है, उसका क्या मतलब है? दे विल कंडक्ट द एग्ज़ाम एवरी ईयर. ठीक है. दिस थिंग इज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी. गोन आर द डेज जब 2014 में एग्ज़ाम होता था, उसके बाद 16 में एग्ज़ाम होता था, उसके बाद 18 में होता था, और इसका रिज़ल्ट फिर पता नहीं कब होता था. 2021 का प्रोसेस कंप्लीट है. दे आर नाउ इनटू एडमिनिस्ट्रेशन. हमारा भी प्रोसेस चल रहा है. विद इन फ्यू डेज वी विल बी इनटू आवर, जो नोटिफिकेशन होगी वो आ जाएगी. मेरा पॉइंट ये है कि पोस्ट निकल रहे हैं. आपकी जो जो जनरल कैटेगरी से है, 32 आपकी मैक्सिमम एज है. सो यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी. डोंट सिट ओनली फॉर JKPSC एग्जामिनेशन. ठीक है. अदर एग्जामिनेशंस आर आल्सो देयर. UPSC, अगर UPSC आप दे सकते हो. इट हैपन्स एवरी ईयर. ठीक है. बाकी एग्ज़ाम्स भी है. फॉर एग्ज़ाम्पल SSB कंडक्ट करता है एग्ज़ाम्स. आपका अगर JKPSC वो बोलता है इफ़ यू एम फॉर द स्टार्स यू कैन एटलीस्ट फॉल ऑन द मून, या मतलब इफ़ यू एम फॉर द सन यू विल एटलीस्ट फॉल ऑन स्टार्स. JKPSC या UPSC एक ऐसा एग्ज़ाम है, मतलब इट कवर्स सिलेबस ऑफ अदर एग्ज़ाम्स 20 या 30% उसका, या 40%. टेक एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट. ठीक है. इसमें आपको डिफरेंट क्या है? बस अकाउंटेंसी पढ़ना है. ये एग्ज़ाम्स इसलिए आपको देने हैं ताकि आप फाइनेंशियल बर्डन नहीं बनो. यू शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आफ्टर फ्यू ईयर्स. मतलब हर किसी की डिफरेंट एज है. सम पीपल हेयर विल बी इन 20s, 25+, सम 30s. ठीक है. बाकी एग्ज़ाम जो है उनके लिए आप प्रिपेयर करो. IBPS एग्ज़ाम है, ये हर साल बैंकिंग के एग्ज़ाम्स करता है. ठीक है. यू शुड सिट फॉर दिस ऑल्सो. या बाकी एग्ज़ाम्स जो है, या आप मास्टर्स डिग्री कर सकते हो फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, या IGNOU से कर सकते हो. देन यू कैन सिट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम. लाइफ में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए. सिंपल. मतलब अगर JKPSC होता है, UPSC होता है, गुड. नहीं होता है, सेटल फॉर समथिंग एल्स. बट एग्जामिनेशन, इससे बहुत बड़ा प्रिज्म, आपकी इमेजिनेशन डेफिनेटली खुल जाएगी. यू विल बी अवेयर अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. फिर मेरा कैसे मैनेज होता था? मैंने 2021 जो कि 19 में पहले हुआ था, JK बैंक का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद ये कॉश हो गया. ठीक है. 2021 में फिर से एग्ज़ाम हो गया, तो मेरा फॉर्चुनेटली क्वालिफाई हो गया था. मैंने ज्वाइन किया था. मैंने टाइम मैनेजमेंट ऐसे की थी कि मेरा जो स्टैटिक पोर्शन था, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जो आज इट विल बी डिफरेंट. 1 year बैक इट वाज डिफरेंट, 2 years बैक इट वाज डिफरेंट. इट कीप्स ऑन चेंजिंग. स्टैटिक पे जितना आपका होल्ड होगा, इट्स ऑफ इमेंस इम्पॉर्टेंस. प्रीलिम्स में आप देखो जो आजकल क्वेश्चंस बन रहे हैं, इट्स एनालिटिकल. स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स. वो स्टैटिक पे जब आपका होल्ड हो जाएगा, मिसाल के तौर पर आर्टिकल 242 पंचायत कैसे फॉर्मुलेट हुए, या बाकी सब चीज़ें हैं, आपको लगता है कि स्टैटिक पे मेरा होल्ड हो गया, उसके बाद आपको सिर्फ फोकस करना है करंट अफेयर्स. यू हैव टू ओनली रिवाइज दिस थिंग. ज्योग्राफी के कंसेप्ट है अदर थिंग, यू हैव टू देन रिवाइज दिस थिंग ओनली. करंट अफेयर्स आप कैसे कवर कर सकते हो? आई वॉज गेटिंग मीगर अमाउंट ऑफ टाइम. मेरी पोस्टिंग सोपोर में थी. आई एम फ्रॉम श्रीनगर. आई हैड टू ट्रैवल 4 hours a डे. 2 घंटे सुबह लगते थे, 2 घंटे शाम में. जो मुझे बस में, हमें स्टाफ बस है, जो मुझे टाइम मिलता था, आई यूज टू यूटिलाइज इट प्रॉपरली. कैसे मैं उसमें जो मेरे शॉर्ट नोट्स थे, जो मैंने 2 साल या 3 साल किया था, शॉर्ट नोट्स रिगार्डिंग स्टैटिक, वो मैं साथ लेके जाता था. बस में जितना टाइम मिलता था मैं यूटिलाइज करता था वो प्रॉपरली.
या मैं उस टाइम में क्या देखता था, डेली न्यूज़ एनालिसिस। डेली न्यूज़ एनालिसिस में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आपको निकलेगा ही जो आपको कल जाके यूज़ होगा, किसी भी जगह आपको वो यूज़ होगा। फिर जो 2021 और 2022 डिफरेंस क्या थी मेरी इस एग्ज़ाम में और इसमें मैंने 3 महीने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली थी। 3 महीने मैं घर पे बैठा था और फिर मैंने कंटिन्यूसली पढ़ा था, बट अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट राइट वन टेस्ट सीरीज़, क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज़ में हमदर्द स्टडी सर्कल में था 1920 में, कोविड से पहले। वहाँ पे मैं टेस्ट लिखता था, तो मेरा वो मिराज जिसको बोलते हैं ना, मतलब ये बनना कि डिल्यूजन कि मैंने तो लिखे है टेस्ट, आई कैन परफॉर्म बेटर, ठीक है। फिर होता क्या है, 2021 में 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेता हूँ मैं, 3 महीने में घर पे पढ़ता हूँ। जब मैं पेपर लिखने जाता हूँ, आई एम अनएबल टू राइट मोर देन 15 क्वेश्चंस। टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हो रही है, 15 क्वेश्चन से ज़्यादा मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ वहाँ पे। दिस वॉज द ट्रेजिक इंसिडेंट फॉर मी। मतलब 1 या 2 क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम में छूट जाते हैं मेंस में, बहुत कम चांसेस होता है कि आपकी इंटरव्यू कॉल आ जाए। बट स्टिल आई वॉज एबल टू गेट 720। एथिक्स में मेरे 123 मार्क्स थे उस टाइम पे, नहीं सॉरी 790 अप्रॉक्सीमेटली, विच मीन्स अगर मेरे वो बाकी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते, मे बी मेरी इंटरव्यू कॉल नहीं आ जाती। लेकिन लूप होल रहा था, आई वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट माई पेपर्स। उसके बाद ही जैसे ही 2021 का मेंस ख़त्म हो गया, मुझे तो पहले ही आइडिया मिल गया था आई वोंट गेट एन इंटरव्यू कॉल दिस टाइम। मैंने उसके बाद आई स्टार्टेड ज्वाइनिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट ABCD जो भी है, वहाँ पे मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई थी। जो वीकेंड पे टाइम मिलता था, सैटरडे बैंक्स ऑफ होता है, 4th, 2nd एंड 4th एंड संडे, उन दिनों में जाता था, मैं टेस्ट लिखता था। और टेस्ट में मैं क्या करता था कि मैं पढ़ के नहीं जाता था, जो नॉलेज डेवलप हो गई थी वो मैं वहाँ पे फॉर्मुलेट करता था, वही सब लिखता था जी। सो माय पॉइंट इज कि टाइम मैनेजमेंट आपको खुद करनी है। आप इस प्रिपरेशन में है, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपका कंफर्ट जोन क्या है कि मनी पीपल आर यूजिंग इंस्टाग्राम, ट्विटर, डैश डैश डैश, सोशल मीडिया। सोशल डायलेमा किसी ने डॉक्यूमेंट्री देखी है? सोशल डायलेमा आप देखोगे डॉक्यूमेंट्री, आपको जो टाइम है ना इस वक्त, इट्स ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। अभी आपकी यूथ है, ये टाइम आज नहीं आएगा। जो काम आप आज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे वो पोस्ट करना, ये पोस्ट करना टू गेट सम लाइक्स, या एल्गोरिदम कैसे आपकी साइकोलॉजी को डाइवर्ट कर रहा है, उस सब चीज़ों से आपको निकलना है। दिस इज़ नॉट द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड इज़ समथिंग एल्स। कल जाके आप कुछ बनोगे, आपके पेरेंट्स आप पे फ़ख्र करेंगे, दुनिया आपको जानेगी, एंड यू विल बी एबल टू डू वर्क फॉर द सोसाइटी। सो पॉइंट ये है कि यूटिलाइज योर इंटरनेट प्रॉपरली। जो फ्री टाइम मिलता है उस टाइम में अगर आपको लगता है इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर 2 और 3 आवर्स कंटिन्यूसली, उसके बाद आपको लग रहा है कि मुझे थकावट आ गई, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई वोंट बी एबल टू कंटिन्यू, देन व्हाट शुड यू डू? यू कैन यूटिलाइज यूट्यूब। इससे बड़ा सोर्स कोई नहीं है। ओपन लेक्चर्स, मैथ्स, MOOC, आजकल तो हार्वर्ड के लेक्चर्स भी होते हैं वहाँ पे, फ्रॉम डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस थिंग। लेकिन बदकिस्मती की बात क्या है कि यूट्यूब पे क्या देखते हैं आजकल लोग? सॉन्ग्स, वीडियोज अबाउट दिस थिंग एंड दैट थिंग। इट वोंट ऐड टू योर नॉलेज। कुछ जो आपके पास टाइम है, वेस्टर्न फिलॉसफी में एक कोट है कि टाइम इज़ मनी। जिसने इस चीज़ को समझा, डेफिनेटली ही विल डू वंडर्स इन हिज लाइफ।
इज़ हिज और हर। जो आपका टाइम है बहुत कीमती है, डोंट वेस्ट इट ऑन दिस न्यूसेंस। सोशल मीडिया अगर आप यूज़ कर रहे हो, कट ऑफ फ्रॉम दिस थिंग। जब कुछ बनोगे इंशाल्लाह तो उसके बाद जो आपकी मर्जी है, यू कैन डू डिफरेंट थिंग्स। सो कोई और क्वेश्चन? ये बंद नहीं हो सकता क्या? वहाँ शोर आ रहा है। ऑप्शनल के बारे में तो किसी ने सिलेक्ट किया है ऑप्शनल? क्या आपको लगता है एक मिनट, पहले मैं इनके क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ से। जी बताएं। बाकियों का क्या ऑप्शनल है? देखिए, एक फैक्ट मैं रियलिटी बोलता हूँ। एक फैक्ट मैं आपको बोलता हूँ रिगार्डिंग JKPSC एग्जामिनेशन, जो मैंने एनालाइज किया है। आई मे बी राइट और आई मे बी रॉन्ग, ठीक है। अनलाइक UPSC, JKPSC में ऑप्शनल मतलब GS1 जितनी इम्पोर्टेंस पे GS1, 2, 3 एंड 4 प्लस essay, जितनी इम्पोर्टेंस इन पेपर्स की है उतनी ऑप्शनल की है, ठीक है। ऑप्शनल इज़ नॉट ए गेम चेंजर हेयर। मैं कैसे ये बोल रहा हूँ? सम पीपल आर गेटिंग 160 इन प्रीवियस ईयर्स JKPSC पेपर 2, किसी के 135, किसी के ऐसे तो मान लो नॉर्मली है, GS4 में भी 155 आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ऑप्शनल इज़ नॉट बिकमिंग ए गेम चेंजर इन JKPSC। ऑप्शनल में बस एक ख्याल ये रखना है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत तो बायसनेस रहती है। फ्यू ऑप्शनल्स आर डूइंग वेल, स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन इस साल में भी हुई होगी, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शनल टोटली कल हुए हो। जैसे एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी पीपल वेयर गेटिंग 300 प्लस, इस बार तो 250 भी जोर जोर से आ रहे हैं। अब हम UPSC में देखेंगे। UPSC में अगर आप टॉपर देखोगे, रैंक 1, he won't be able to get 160 marks in GS. It's very मतलब बहुत रेयर केस है कि GS1, 2 और 3, 4 में हो सकता है। GS4 जो है विशाखा यादव मैडम, उनके एथिक्स, she was getting 160 plus, but with reference to GS1, 2 and 3, it's highly unlikely that you will cross 150 marks even if you are a topper here, rank 1. तो यहाँ पे क्या मैटर करता है? यहाँ ऐसे मैटर करता है, एथिक्स मैटर करता है, और ऑप्शनल डेफिनेटली मैटर करता है, ठीक है। JKPSC में मैं लास्ट 2 साल से ट्रेंड देख रहा हूँ, हर किसी सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस है। GS1, GS2, GS3, GS4 प्लस ऑप्शनल। कोई मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड है ये, किसी चीज़ का मतलब अपर हैंड नहीं है। सो रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ, मतलब इस बारे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑप्शनल हम कौन सा ले लें, कौन सा नहीं ले लें। उनकी डिस्क्रिप्शन रहती है कि किस साल किस ऑप्शनल को अच्छे नंबर देंगे, किस साल किसको बिठा देंगे, ये डिस्क्रिप्शन रहती है उनकी। एंथ्रोपोलॉजी वाज गेटिंग 300 प्लस, नाउ इट्स गेटिंग 250। हिस्ट्री ऑप्शनल, जब 2 पेपर्स होते थे ऑप्शनल्स में बिफोर 2000, प्रायर टू 2018, हिस्ट्री में क्या होता था? हिस्ट्री में ठीक ठाक नंबर होते थे, 500 मार्क्स का पेपर होता था तब। पीपल वेयर गेटिंग 300 विच इज़ ए गुड स्कोर। फिर 2018, 21, one person was able to make from history who I know personally. उसके कितने मार्क्स है? 243. I was also getting the same marks, 242 that time in optional. But unfortunately in my GS,
उतने नंबर नहीं थे, उसके बहुत एक्सट्रीम नंबर्स थे। आपका ऑप्शनल हिस्ट्री जी जी, मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था। सो द पॉइंट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट जिस पेपर की तरफ आपकी इंक्लिनेशन है, जिसमें आपको होल्ड लगता है, या मतलब जिसको आप डेडिकेशन के साथ आगो मतलब परुन किताब थावें बुत कन दोहस बिहुन अत पे पत रिटेंशन न कहें ऊर थवा किताब बिहित आसान लाइब्रेरी मज 8 वो 15 घंटे। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, आई एम जस्ट सेइंग अ स्पेसिफिक पॉइंट। आपकी रिटेंशन जितनी है, जिसके साथ इंक्लिनेशन है, जिसको लगता है कि आप उसके साथ जस्टिस कर पाओगे, गो विद दैट ऑप्शनल ओनली। आपको लगता है एंथ्रोपोलॉजी अच्छा है, गो विद इट। आपको लगता है हिस्ट्री अच्छा है, गो विद इट। PSIR भी बहुत अच्छा ऑप्शनल है, ठीक है। सोशियोलॉजी एक ऐसा ऑप्शनल है दैट इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल फ्रॉम पास्ट 2 years। ना पिछले साल उसके नंबर अच्छे आए थे, ना इस बार आए थे। PSIR में भी ठीक नंबर थे, हिस्ट्री में इस बार अच्छे नंबर है, एंथ्रो में कम हो गए। मेरा पॉइंट अब ये कहने का है, अगर आप कोई ऑप्शनल चूज कर रहे हो, इट शुडंट बी ऑन द बेसिस ऑफ गेटिंग मार्क्स, क्योंकि एक साल आपको इसमें 300-300 प्लस आ जाएंगे, दूसरे साल 200 प्लस, ठीक है। तो जिसके साथ आपकी एफिनिटी है, जो आपको लगता है कंफर्टेबल है, जो आपको लगता है कि बाकी सब्जेक्ट्स में हेल्प कर सकता है, गो विद दैट ऑप्शनल, ठीक है। कोई और क्वेश्चन आपका हो गया क्लियर कि कुछ और पूछना है? ऐसे राइटिंग में क्या? आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, सॉरी, ऐसे राइटिंग जो है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर वेल वर्स विद द इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे वो सब काम नहीं करता है। इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे किसकी कितनी अच्छी होगी वो सब यहाँ पे काम नहीं करता है। इवन इफ़ यू आर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, इट डज नॉट मैटर, स्पेशली इन UPSC। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में आजकल ट्रेंड्स चेंज हो रही है। अगेन स्पेसिफिक टॉपिक नहीं पूछ रहे, डायरेक्ट, नॉट डायरेक्ट टॉपिक इज आस्क्ड। जैसे हमारे टाइम पे क्या था, ऐसे इट वाज मोर ऑफ कोटेशंस, फिलोसफिकल ऐसे पे इंटरप्रिटेशंस देनी थी। मुझे याद नहीं आ रहा है कि एक ऐसे था 4 सेक्शन A, पता नहीं आपको पैटर्न पता है ऐसे का, सेक्शन A एंड सेक्शन B, 4 essays फ्रॉम दिस पार्ट, 4 essays फ्रॉम दिस पार्ट। इसमें एक ऐसे, इसमें 3 ऐसे थे कि जैसे हर कोई कर सकता है, जिसको हर कोई मतलब लिख सकता है। एक ऐसे था वहाँ पे 2022 में कुछ, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल प्रॉपरली, पोइट्री इज नियर वाइटल टू हिस्ट्री और ट्रूथ, समथिंग लाइक दिस इज अनकन्वेंशनल ऐसे। मतलब बहुत कम लोग इस पे फोकस करेंगे। जब आप ऐसा डिसीजन लेते हो, दिस इज अ रिस्क टेकिंग डिसीजन, मैंने ये ऐसे लिखा था। जब आप ऐसे अनकन्वेंशनल ऐसे लिखोगे, एग्जामिनर का पहले वो क्या देखेगा, हर कोई कॉपीज अगर वो 300-400 चेक कर रहा है, हर कोई बंदा एक ही ऐसे लिख रहा है, ही इज़ नॉट गेटिंग एनीथिंग न्यू। जब एक ही चीज़ आप पढ़ोगे वो तो बोर हो जाएगा। मैंने कैलकुलेटेड रिस्क ली थी, मैंने ये किया था, और मैंने इस पे लिखा था डिफरेंट हिस्टोरिकल थिंग्स मैंने यूज़ किए थे, डिफरेंट कोटेशंस यूज़ की थी। लाल दद की वर्क्स, whether you know about it, it's her poetic poses, how her poetic redemptions were reflecting societal imbalance। तो मेरा पॉइंट ये है कि जो ऐसे रिलेटेड टॉपिक है, इट्स नाउ चेंजिंग। जो पहले होता था, लुक एट UPSC पेपर्स, उसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। और ऐसे के रिगार्डिंग आई एम कोटिंग दिस थिंग, अनुद्रीप दुरुशेट्टी, इनका ब्लॉग है और इनकी वेबसाइट भी है, ही इज़ IAS।
ये आप कंसल्ट कर सकते हो। उसमें आप देखोगे कि हाउ ही हैज़ रिटन, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस पर्सन, अनुद्रीप ध्रुव शेट्टी से मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी है, स्पेशली ऐसे। तो वो क्या कहता है कि जैसे आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, ठीक है, नाउ यू हैव टू चेंज फ्रॉम दिस पैराग्राफ टू दिस पैराग्राफ, ईदर इन द लास्ट लाइन पुट समथिंग दैट विल कनेक्ट विद दिस पैराग्राफ। कुछ ऐसी लाइन यहाँ पे लिखो जो दूसरे, जो पढ़ने वाला होगा उसको अवेयरनेस पहले ही मिलेगी कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या इंटरकनेक्शन है, और जस्ट सिंपली पुट ए क्वेश्चन मार्क हियर सो दैट यू कैन इंटरकनेक्ट दीज टू पैराग्राफ्स, विच मीन्स इट इज़ अ कोहेरेंट ऐसे, ठीक है। ऐसे में आप जितना एग्जाम्पल्स, जितनी कोहेरेंस यूज़ कर लोगे उतने मार्क्स इट विल फैच। और टॉपर्स के कॉपीज़ आप देख सकते हो, इट्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट। मैंने भी एसेज लिखे थे जहाँ पे मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, सो यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दोज। समथिंग एल्स? हाँ, सॉरी सॉरी, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस थिंग, एग्रीकल्चर इज स्कोरिंग और नॉट, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत रेयर होता है कि ये ऑप्शनल लेते हैं लोग। अगर आप है इसके साथ, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द ऑप्शनल यू कैन चूज़ इट, देयर इज़ नो इशू इन इट, प्रोवाइडेड आपका होल्ड हो ऑप्शनल पे। आप मतलब बाकी टॉपर्स, ऑप्शनल में एक चीज़ और होती है, अगर आपको मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में ठीक ठाक, then you should go with that optional. Anything else? ऐसे ऐसे में, हाँ ऐसे में जहाँ पे आपको लगता है, मतलब लेकिन एक चीज़ है एज पर माय ओपिनियन, उसमें आप ज़्यादा फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स नहीं यूज़ करोगे, एम्फेसिस होनी चाहिए। देयर आर 3 थिंग्स ऐसे में, या तो आप स्टार्ट करते हो बाय रिवेटिंग स्टोरी, मतलब जिस बारे में ऐसे है उसके बारे में कोई किसी स्टोरी से आपने स्टार्ट किया, रिवेटिंग स्टोरी अबाउट द ऐसे, ठीक है, दैट इज इन लाइन विद व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। या तो इससे स्टार्ट करोगे, ईदर यू कैन स्टार्ट विद अ कोटेशन। जो पोइट्री वाला ऐसे मैं इससे पहले बोल रहा था, उसमें मैंने क्या किया था, उसमें मैंने टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर की कोटेशन यूज़ की थी, वेयर द हेड इज़ विदाउट फियर, वो सब। इट गिव्स एन इम्प्रेशन टू एग्जामिनर दैट दिस पर्सन इज नोइंग थिंग्स, और हाउ ही इज इंटरकनेक्टिंग इट विद व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड। जब आप स्टार्टिंग में ये कोटेशन दोगे एंड इट्स रिफ्लेक्टिंग टू व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड, तो उसको समझ आ जाता है कि नहीं इसके बाद क्या आने वाला है, हाउ ही विल राइट थिंग्स। कोटेशन अगर एग्जैक्ट लिख पा रहे हो ठीक है, अगर नहीं यू कैन इंटरप्ले और चेंज विद द वर्ड्स, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्राई टू बी एज प्रिसाइज एज पॉसिबल, ठीक है। जी जी, आप मुझे एक क्वेश्चन दे दो, मैं उससे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। मेरे फ़ोन में है, देखो आप उसमें क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इंट्रो स्टार्ट करोगे, अगर आपको जीडीपी की कुछ फिगर्स पता है यू कैन कोट दैट इन द इंट्रोडक्शन, या आप कोई रिपोर्ट कोट कर सकते हो इन द इंट्रोडक्शन, क्योंकि जो ये रिपोर्ट आप कोट करोगे इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू मेमोराइज दिस थिंग, लेकिन थोड़ा आइडिया होना चाहिए। उसके बाद आप सीधे क्या लिखोगे, ऐसे आप सीधे रेस्ट्रेनिंग ऐसे लिख सकते हो, फ्रॉम पोटेंशियल जीडीपी, या मतलब रीजंस ऐसे करके कुछ लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ से पॉइंट 1 एक्सप्लेन करोगे, इट्स नॉट
necessary to write here 1. You can just write a point here, huh? Untapping of demographic dividend, for example. फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट, यहाँ पे दूसरा पॉइंट, यहाँ पे दूसरा पॉइंट, ये आपका काम कर जाएगा। सर इनकी एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं है। नो, अगर 10 मार्क्स का है हम कितना लिखोगे? 150 मार्क्स, एक पॉइंट होना चाहिए। अगर उसके साथ एग्जाम्पल आप ले सकते हो, इट्स गुड। मैं दिखाता आपको थोड़ा बहुत आंसर्स, लेकिन कैसे कनेक्ट करें इसको। आई विल शो यू सम आंसर्स लेटर टाइम। और कोई किसी को कुछ डाउट, कुछ क्वेरी, एनीथिंग? एनसीईआरटी के बारे में, एनसीईआरटी किस क्लास से पढ़नी है? एनसीईआरटी आपकी डिस्क्रिप्शन बनती है किस क्लास से आप पढ़ोगे। प्रेफरेबली फ्रॉम 6th क्लास। आपको लगेगा कि ये तो मजाक हो रहा है, 6th क्लास की कौन पढ़ेगा? लेट मी टेल यू अ वेरी सीरियस फैक्ट। जो परसों का प्रीलिम्स है JKPSC का, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ मेनी साइंस क्वेश्चंस आर देयर एंड फ्रॉम विच बुक दे हैव आस्क्ड? 9th क्लास NCERT। किसी की इमेजिनेशन में भी नहीं हो सकता है कि 9th क्लास NCERT या 10th में हम जो पढ़ते थे लेंस, मिरर, कन्वेक्स, कनकेव, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, या मतलब केमिस्ट्री पढ़ते थे, वहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। किसी ने सोचा, मतलब इट्स वेरी रेयर। सो द थिंग इज़ दैट जितना पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पे तो लगता है हम तो ग्रेजुएट करके 6th क्लास की क्या पढ़ेंगे NCERT, इट विल हर्ट योर ईगो। लेकिन वैसी बात नहीं है, NCERTs आपको पढ़नी है। अगर पॉसिबल होता है 6th क्लास से ही पढ़ लो, और ओल्ड NCERT प्लस न्यू NCERTs भी पढ़ लो। न्यू NCERTs जो वो थीम्स करके है हिस्ट्री के लिए, इट्स ऑफ इम्पोर्टेंस, उसमें भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। स्टार्ट करनी है 6 सारी एनसीईआरटी पढ़नी। जी, एक्सेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको नहीं पढ़नी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जिसमें वो डायग्राम्स है, इट्स ऑफ नो यूज़ फॉर अस, वो सब नहीं है सिलेबस में। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज समथिंग डिफरेंट, माइक्रो इज़ डिफरेंट। ये शायद 11th की इकोनॉमिक्स की NCERT होती है, शायद ये 12th की, और वाइस वर्सा। हाँ, जो भी है, मतलब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको नहीं पढ़नी है। इकोनॉमिक्स में आप रेफरेंस यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बुक्स बहुत कम है। एक तो वही है कि इंडियाज डेवलपमेंट है NCERT, उसके बाद ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। उसके बाद आप कोई रेफरेंस बुक पढ़ सकते हो। देर आर डिफरेंट रेफरेंस बुक्स अवेलेबल। रमेश सिंह की है, या मतलब किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ सकते हो। इग्नाइटेड माइंड्स के अगर नोट्स है वो पढ़ सकते हो, ताकि आपके कंसेप्ट्स बिल्ड अप हो जाए। लास्ट में वो क्या पूछेंगे, वो करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। इट इज़ हाईली अनलाइकली दे विल आस्क some question from the static portion in this economics. कुछ और? थोड़ा ज़ोर से बताइए प्लीज़। जी, डिज़ाइन की जाती है, लेकिन मसला वो सही बात है, 6th क्लास की डिज़ाइन उन बच्चों के लिए की जाती है, ठीक है, लेकिन उनमें आपकी रिटेंशन कैपेसिटी या उस टाइम पे वो उतनी नहीं होती है। जो आप 6th क्लास में पढ़ रहे थे, आपकी ब्रेन फॉर्मेशन या साइकोलॉजी उतनी डेवलप नहीं। सॉरी, आपको लगता है, मतलब प्रेफरेबली इट्स सेड दैट स्टार्ट फ्रॉम द NCERTs ऑफ द 6th क्लास। उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे दैट विल बी ऑफ इमेंस इम्पोर्टेंस, ठीक है। डोंट लेट ईगो कम इनटू दिस थिंग। जितना आप बेसिक पे जाओगे ना, उतनी चीज़ें, उतनी आपको आप एक काम करोगे, आप UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे एंड देन यू विल कंसल्ट दिस 6th क्लास NCERT। उसमें आप IVC के देखोगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस वहाँ से आए हैं जो आपके गुमान में नहीं होंगे कि इस बुक से पूछेंगे, ठीक है।
कोई और लास्ट डाउट, क्योंकि टाइम इज़ ओवर। सर लास्ट क्वेश्चन। सर ये टाइम सफिशिएंट है नेक्स्ट ईयर के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, कभी से अगर स्टार्ट हमने किया है तो इज दिस सफिशिएंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस दिस 6 मंथ्स? इट डिपेंड्स अपॉन यू, मतलब कोई भी चीज़ दुनिया में सफिशेंट नहीं होती है, ठीक है। इट्स अप टू यू। अगर आप अभी टाइम यूज़ कर रहे हो प्रॉपरली, फजूल चीज़ों में, मतलब सोशल मीडिया अदर थिंग्स, उसमें बोलता है कि यू हैव टू कट ऑफ फ्रॉम दिस वर्ल्ड इफ़ यू वांट ट्रूली टू सक्सीड इन समथिंग। जो कोई गोल होता है उसके लिए आपको कुछ मिशन होना चाहिए। गोल अचीव करने के लिए मिशंस होते हैं, ठीक। अगर आप ठीक इनपुट दोगे फॉर दिस मिशन, यू विल गेट एन आउटकम। आउटकम कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन आउटपुट ज़रूरी किसी ना किसी टाइम पे आ जाएगा। जैसे आप टाइम को यूटिलाइज करोगे वैसे ही आपकी सक्सेस स्टोरी, नॉट रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन, होलिस्टिकली स्पीकिंग। एनीथिंग एल्स? टाइम इज ओवर, सो इफ यू समवन वांट्स टू आस्क। सर यूपीएससी में जो पेपर होते हैं ना रीजनल लैंग्वेज का जो चूज करना पड़ता है, जी जी। तो उसको इंग्लिश के बिना एक वन पेपर इज फ्रॉम 8th शेड्यूल, हाँ। लाइक कि और चूज कर सकते हैं हाँ, इंग्लिश। other than English, one paper from 8th schedule, 8 schedule languages, which can be Urdu, which can be Hindi. This is of qualifying nature, How identify the crux of the examination? Sorry? How identify the crux of the examination? Crux, by crux, what do you mean? Can you elaborate? Crux एक बहुत बड़ी टर्म है, आप elaborate कर लो। हाँ, एग्ज़ाम का क्या क्रक्स करना है, मतलब आपको वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको अपना इनपुट देना है, स्टडी हार्ड, यूटिलाइज योर टाइम प्रॉपरली, प्रीलिम्स के टेस्ट कर लो, उसके बाद मेंस के टेस्ट सीरीज़ लिखो। इट्स ऑल अबाउट इट। मेंस के टेस्ट सीरीज़ लिखो, फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इंटरव्यू जो होता है वो भी आपका हो जाएगा। लेकिन अगर मेंस में आपके अच्छे नंबर होंगे, यू विल बी एबल टू गो थ्रू इट। सो आई विल बी कंक्लूडिंग दिस सेशन, ठीक है।